और मैं सैल्यूट पेश करता हूँ तारिक जमील साहब को कि उसने अपने बच्चे, इस ऐसे बच्चे को जो स्पेशल था, जिसका बिहेवियर कंट्रोल में नहीं था, उसको ऐसी तरबियत दी, ऐसा माहौल दिया जिससे वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता था। मिसाल के तौर पे मैं उसकी वीडियो देख रहा था और बड़ी एस्टोनिशिंग थी मेरे लिए कि वो बच्चा आसिम कह रहा है, पीछे उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसने हाथ अपनी टांगे बंधी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु और आप देख रहे हैं सिंधु पी के यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर साजिद सरवर साहब मौजूद हैं जो कि महर नफ्सियात हैं, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसम जमील साहब जो हाल ही में जो है वफात पा गए थे, वो भी कहा यह जा रहा है कि नफ्सियात के मरीज़ हैं। तो आज हम महर नफ्सियात से इस मौजू पे बात करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। सबसे पहले सर अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली मास्टर में सोशियोलॉजी में है और सोशियोलॉजी जो है वो समाजियात के बारे में और माशरे के लोगों के आपस में बातचीत करने और निज़ाम ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करता है। और उसके बाद मेरी एमफिल क्रिमिनोलॉजी में है और अब मैं पीएचडी इन सोशल साइंसेज में कर रहा हूँ, जिसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी जो है, इस सब्जेक्ट को हमने मिला के नई डिग्री जो पाकिस्तान में मुतारिफ कराई है, उसके मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। और बेसिकली रिहैब सेंटर में एज अ डॉक्टर अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहा हूँ और वॉलंटियरली दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे नज़दीक बहुत बड़ा नोबल प्रोफेशन है। अच्छा सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। अच्छा सर, सवाल हमारा ये है कि ये जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं ये किस तरह बनते हैं, वजूहात इनकी क्या होती हैं? जी, नफ्सियाती आर्ज़े के बारे में इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात को हम जनरल आवाम को समझाने के लिए कह सकते हैं कि इसकी 3 वजूहात हैं। एक है साइकोलॉजिकल, एक है बायोलॉजिकल और एक है साइकोलॉजिकल। अगर हमारे यहाँ हम इस 3 चीज़ों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक शख्स ऐसा है जो फिज़िकली बहुत फिट है, अच्छी खुराक खाता है, नींद उसकी मुकम्मल है और उसे कोई बीमारी आर्ज़ा नहीं है, तो ऐसा शख्स जो है वो नफ्सियाती आर्ज़े का शिकार नहीं होगा। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि कोई शख्स बहुत लंबी बीमारी से उठे, बीमारी आर्ज़े में हो, तो चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है, उसकी घबराहट बढ़ जाती है, उसकी वीकनेस बढ़ जाती है, तो उसकी नफ्सियाती आर्ज़ा उसकी जिस्मानी कैफ़ियत या कमज़ोरी की वजह से आ सकता है। तो आप अमूमी तौर पे देखें कि शख्स जो बायोलॉजिकल तौर पर मजबूत होता है, तो हम आम सी मिसाल देते हैं कि कॉलेज लेवल पे आप जाते होंगे ट्रैवल करने के लिए, तो जब जाते हैं तो आपने देखा होगा क्लास फेलो एक ऐसा होगा जो बॉडी में फिट होगा। वो क्या करता है, गाड़ी को रोक लेता है और जब हमें कोई हमारे से कोई ज्यादती करे तो वो फ़ौरन आके हमें सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल तौर पे वो इतना फिट है, अल्लाह ने इतना इतना अच्छा उसको फिट बनाया है कि वो अपना रोल परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह से कोई शख्स अगर बायोलॉजिकल तौर पे फिट होता है तो वो साइकोलॉजिकल तौर पर भी बहुत अच्छा होता है। अब बाकी रहा हमारा मुआशरे के अंदर के मुआशरे के लिहाज से डिप्रेशन, एंग्जायटी क्यों आती है, तो उसकी वजूहत ये है कि आप देखें कि बहुत प्यारी कुरान मजीद की आयत है सूरह तौबा की, मैं उसको कैटेगराइज कर दूँ कि जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी कि क्या वजूहत हैं जिसकी बुनियाद पे हम इसको समाजी कैटेगराइज करते हैं। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अपने बागात, अपना माल और अपनी खड़ी फसलें और अपनी औलाद और अपने ख़ानदान को अजीज़ समझते हैं अल्लाह रसूल से, तो तुम एक तरफ बैठ जाओ और ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपकी जगह पर एक अच्छी जमात को गलबा दे देगा, या आपकी जगह पर उस अच्छे किरदार को, दीन के काम को करने के लिए किसी और को मुंतखब कर लेगा। इसका मतलब ये है कि इंसान की जबिल्लत में 2 चीज़ें हैं, एक है खौफ और एक खौफ के बाद उसके असरात। मिसाल के तौर पर कोई शख्स, पहले बहुत से सहाबा कराम थे, उनकी फसलें तैयार थीं, बागात में खजूर के दरख्त तैयार थे, तो डर रहे थे कि हम जहाज पे पीछे जाए फसल तबाह हो जाए। कुछ ने सोचा कि मेरे औलाद, मेरे बेटे का क्या बनेगा। तो जब इंसान किसी शख्स के खो देने से, किसी कारोबार के नुकसान में, किसी फसल के ख़राब होने से, किसी प्यारे की मोहब्बत में जुदा होने से जो उसको परेशानी आती है, जो परेशानी आ रही है, उसे खौफ है कि कहीं ये ऐसा कुछ ना हो जाए जो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसको हम कहते हैं एंजाइटी। और ये क्या होगी, समाजी वजूहात की बुनियाद पर आई है। और अगर ये जो खौफ था कि मेरा बाप बीमार होने के बाद कहीं मर ना जाए, वो मर जाता है। और अगर बच्चा ये सोचता है कि मैं पेपर में एमबीबीएस करते हुए कहीं फेल या नाकाम ना हो जाऊं, एंजाइटी से जब वो नाकाम हो जाएगा तो वो बन जाएगी डिप्रेशन। और डिप्रेशन एक ऐसा आर्जा है जिसमें एक तनाव और दख्त आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, एक बरगद की तरह से जो मुकम्मल छाँव दे रहा होगा।
लेकिन दर हकीकत अंदर से क्या होगा, खोखला होना शुरू हो जाएगा, गुमज़दा हो जाएगा और अचानक ही ढेर हो जाएगा। डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसी बुरी बीमारी है जिसमें आपका खाना पीना छूट जाता है, आपका इम्पल्सिव बिहेवियर, आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, आपको अचानक ही गुस्सा आ जाता है, आप लोगों के साथ मेल जोल ख़त्म कर देते हैं, आप लोगों का रवैया आम लोगों के साथ जिस तरह से होते हैं हंसी खेलने वाला, वो वैसा नहीं रहता। तो एंजाइटी डिप्रेशन जो है उसकी वजूहात में 3 बता दिए मैंने। एक बायोलॉजिकल कि उसके जिस्मानी तौर पर वो फिट ना होगा तब भी प्रॉब्लम आएगा। दूसरा मैंने बताया कि समाजी तौर पर कि फसल ख़राब हो गई, किसी को मोहब्बत ना मिली, कोई वालिद बीमार पड़ के हलाक हो गया, फोत हो गया, तो इस बुनियाद पर जो बीमारी आएगी समाजी तौर पर उसको भी हमने देखा कि डिप्रेशन आ सकता है। तीसरी वजूहात है साइकोलॉजिकल। अब हम इस टॉपिक पर आ चुके हैं जो बहुत ज़्यादा हसास है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि माहिर नफ्सियात जो है और साइकेट्रिस्ट जो है वो देखते हैं कि एक इंसान आम इंसानों जैसा नहीं होता, उसके ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे होते। एक शख्स बगैर किसी वजूहात के अचानक ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब देखें कि ऐसा शख्स होगा तो उसके लिए गुस्सा कंट्रोल नहीं आता, तो हमें एपीवॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसी मेडिसिन है जो गुस्से को कंट्रोल करती है। अचानक ही इंपल्सिव बिहेवियर आ जाता है तो हम रिट्स टैबलेट को इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से अगर वो बहुत ज़्यादा उदासी में चला जाता है तो हमारे पास सर्ट्रालिन है, प्रोथाइडन है, ऐसी टैबलेट हैं जो कि डिप्रेशन को कंट्रोल करती हैं। लेकिन हम डिप्रेशन को एक मखसूस हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दिमागी रिसेप्टर, उसकी न्यूरॉन प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और वो एंटी साइकोटिक नहीं है, पागलपन की कैफियत में नहीं जा चुका, तो दवाइयों से 99% डिप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पेशेंट में नफ्सियाती आर्जे में साइकोटिक अमल भी आ जाए, पागलपन भी आ जाए, तो उस बीमारी में बहुत मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट अपने आप पे कंट्रोल कर सके। अच्छा, जिसके घर का माहौल भी ठीक हो और खाते पीते घर का हो, ये इसको भी ये नफ्सियाती जो मर्ज लाक हो सकता है या कुदरतन ये ऐसी मर्जी हो जी मेरी बात सुनिए। अमूमी तौर पर कोई भी शख्स ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास अच्छी दौलत हो, अच्छा पैसा हो, खाता पीता हो तो उसको ये डिप्रेशन एंजाइटी नहीं आएगी। मैं एक क्योंकि ये मौलाना तारिक जमील एक बहुत प्रोनाउंड पर्सन है और इनसाइट पर्सनैलिटी हैं, तो इनके बारे में दीनी हल्के में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो मैं आपको एक बहुत मोहतात अंदाजे से सूरह ज़ुहा की तारीफ बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा वक्त भी आया था कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी डिप्रेशन आया। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर बहतान लगा, आपके ऊपर 1 या 2 महीने वही नहीं आई, तो आपने गुमान किया कि कहीं अल्लाह ताला मुझसे उदास तो नहीं है, तो फ़ौरन आयतें उतरी, वज़्ज़ुहा, चमकते हुए दिन की कसम, ए नबी जो कि आपके काम करने के लिए बनाया गया है, वल्लैलि इज़ा सजा, और उस रात की कसम जो मुकम्मल तारीख हो जाती है जिसमें आप आराम करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा वद्दाक रब्बुका वमा कला, ए नबी ना मैं आपसे उकताया हूँ और ना मैं आपसे बेजार हुआ हूँ। आगे मिसाल देता चला, ववजदका ज़ालन फहदा, कि जब आप मुस्तग़रक़ थे वही के मामले में किसने आपको राह दिखाई। ववजदका आइलन फागना, जब आप तंग दस्त थे तो किसने आपको गनी किया, और जब आप यतीम थे तो किसने आपकी परवरिश की। तो इसका मतलब ये है कि नबी के ऊपर भी डिप्रेशन आया तो उस वक्त साथ किसने दिया, अल्लाह ने। अल्लाह क्या है, तमाम रिश्तों से बढ़कर हमारे करीब है। तो अगर नबी के पास इतनी प्यारी ज़ौजा, कितने अच्छे सहाबा कराम, नबी पे डिप्रेशन आ सकता है, तो इंसानी तमाम इंसानों में डिप्रेशन का लेवल आता है। और इस डिप्रेशन को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, वो है फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके अच्छे दोस्त, आपकी अच्छी फैमिली। अगर आपके न्यूरॉन ब्रेन नॉर्मल इंसान का काम कर रहा है और ज़्यादा उसमें ख़राबी नहीं है, तो उस डिप्रेशन को कंट्रोल करने में जो फैमिली किरदार अदा कर सकती है वो कोई भी अदा नहीं कर सकता। अच्छा सर, जिस तरह कहते हैं कि ये बंदा जी नफसियाती मरीज़ है, वो मरीज़ होने के उसको क्या नुकसानात हो सकते हैं? क्या वो अपने आप को यानी कि फैर मार के या मतलब किसी भी तरीके से ख़त्म कर सकता है? जी बिल्कुल, अमूमी तौर पर आप देखें कि मिर्गी का दौरा जो होता है वो भी नफ्सियाती कैफियत का एक नाम है। मिर्गी के दौरे में भी नफ्सियाती दवाइयाँ ही उसको कंट्रोल करती हैं। आप देखें एक पेशेंट है जो अचानक ही बिल्कुल सही आपसे बात करता करता गिरता है, उसकी टांगें मुकम्मल तौर पे वाइब्रेशन में लगती हैं, उसके बाद उसके मुंह से सिक्रेशन आती है और पेशेंट अपना कंट्रोल खो देता है। इसी तरह से देखें कि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं
मैं इससे रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन जब आइस के पेशेंट हमारे पास आते हैं, क्योंकि मैं रिहैब सेंटर में काम कर रहा हूँ, तो नशे के आदी लोग आते हैं तो वो अपनी बॉडी पे मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखते, मुकम्मल तौर पे ऐसा लगता है जैसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हो। आइस के पेशेंट जो होते हैं वो इतने फोबिया में आ चुके होते हैं कि दीवारों को टक्कर मारते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हुए खौफजदा होते हैं। तो उस वक्त हम मखसूस दवाओं से उसके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर फिनोमेना ऐसा हो कि जिसमें वजूहात नफ्सियाती कम हो और माशरती ज़्यादा हो, फैमिली अच्छा सलूक ना करे, आपका कोई प्यारा आपसे बिछड़ जाए, आपको कोई बेरोज़गारी आपके सामने आ जाए, तो ऐसी वजूहात में फैमिली, रिश्तेदार, करीबी बहन भाई, दोस्त सबके सब बहुत अच्छा साथ देके और अच्छे साइकोलॉजिस्ट की मदद से आप डिप्रेशन से विद इन डेज एंड विद इन मंथ आप कंट्रोल कर जाएंगे। लेकिन अगर दिमागी आर्जा भी साथ शामिल हो तो उसमें पेशेंट हमला भी कर सकता है, उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा अचानक इम्पल्सिव बिहेवियर, गुस्सा भी करता है, उसमें पेशेंट अटैक भी करता है। ऐसे पेशेंट के न्यूरॉन बहुत तेज़ होते हैं, तो हम उसके बॉडी को सुस्त करने के लिए दवाइयाँ देते हैं जो कारीगर हैं, लेकिन पेशेंट की कैफियत कई दफ़ा दवाइयों से भी कंट्रोल में नहीं आती। मैं अमूमी तौर पर इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आवाम से, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि ऐसी दीनी शख्सियत के बारे में, उसके बच्चे के बारे में लोगों ने कहा कि वो खुदकुशी कर गया। दरहकीकत मुझे आप बताएं, एक शख्स पागलपन की कैफियत में हो, उसे नहीं पता होता कि ये करंट है और वो तारों को हाथ लगा दे। इवन आप देखें कि एक छोटा बच्चा जो अकल सूझबूझ नहीं रखता, वो गर्म चीज़ को हाथ लगा लेता है, हाथ जल जाता है, तो आप ये क्या कहेंगे कि वो पागल था? अगर पागल था तो उसको खुदकुशी की तरफ तो उसको पता ही नहीं है, तो लिहाजा वो तो बच्चा शहीद की कैफियत में है। तो मैं हादसाती मौत मतलब कहा जा सकता है। हादसाती मौत, बिल्कुल हादसाती मौत कही है उसे। और मैं सैल्यूट पेश करता हूँ तारिक जमील साहब को कि उसने अपने बच्चे, इस ऐसे बच्चे को जो स्पेशल था, जिसका बिहेवियर कंट्रोल में नहीं था, उसको ऐसी तरबियत दी, ऐसा माहौल दिया जिससे वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता था। मिसाल के तौर पे मैं उसकी वीडियो देख रहा था और बड़ी एस्टोनिशिंग थी मेरे लिए कि वो बच्चा आसिम कह रहा है, पीछे उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसने हाथ अपनी टांगे बंधी हुई हैं और वो पूल के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है कि मैंने खादपुर डैम को क्रॉस करना है, और वो हाथ बांध के और एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखें, जज्बा काफी जज्बा था। ऐसे पेशेंट में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे पेशेंट जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे पेशेंट अचानक के गुस्से में बहुत तेज़ आ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या होता है, एक्टिविटी अरेंज की जाती है। हम उसे दवाइयाँ देंगे, दवाओं के साथ वो कंट्रोल में रहेगा, लेकिन साथ क्या करेंगे, उसे जिम की तरफ लेके जाएं, उसे वॉक की तरफ लेके जाएं, उसे साइकिलिंग कराएं, उसे दौड़ लगवाएं। क्यों? ताकि उसकी एनर्जी कम होगी तो पेशेंट क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और मेडिसिन भी कम इस्तेमाल में आएगी। लेकिन देखें, मौलाना तारिक जमील साहब ने प्रॉपर तरीके से उसे इजाज़त दी। वो साइकिलिंग पे कितना लंबी वॉक पे निकलता था, वो कितनी अच्छी जिम एक्सरसाइज कर रहा था, और वो कितनी अच्छी एक्सरसाइज जो थी वो तैराकी कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जिम एक्सरसाइज हो गई और दवाइयाँ हो गई। उसके बाद साथ ही कि उसका कारोबार भी मौलाना साहब ने करवा के दिया। इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने एक बेटे के लिए मुख्तस कर दी। और सच ये है कि अमूमी तौर पर वालिदैन उस बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो कमज़ोर रह जाए या नफ्सियाती तौर पर आर्ज़े में मुब्तला हो। तो मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि लोगों के रवैया की खुदकुशी ऐसा नहीं है। हमें पेशेंट की कैफियत को समझना चाहिए और पेशेंट के इलाज के लिए मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, सईद भाई आपकी बात काट रहा था। अच्छा, क्योंकि वो मौलाना साहब के जो बेटे थे उनका एक हम अक्सर वीडियो में पागल पागल बोलते रहे और लोगों ने कमेंट काफी किए, इतराज किया, तो वो हम सॉरी करते हैं। वो एक भोला बाला शख्स है जिसका नाम है निवाज जी, उसका वो दोस्त था, क्योंकि ये नफ्सियाती मरीज, वो भोला बाला, ये समझ नहीं आई कुछ। देखिए मेरी बात सुने, अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि जिसका दर्द होता है ना उसके करीब वो ही जाता है। अमूमी तौर पे आप देखें, मेरे एक ऑफिसर थे, मैं जॉब होल्डर हूँ, तो गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज थे, लेकिन किसी भी मुजरिम के साथ नर्म रवैया नहीं रखते थे। लेकिन अगर उन्हें खबर मिल जाती कि ये पेशेंट हार्ट वाला है, दिल का आर्जे में मुब्तला है, तो फ़ौरन नरम हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि दिल के आर्जे में उन्हें भी मसाइल थे। तो जो पेशेंट ये जानता है कि मेरे साथ क्या गुजर रही है, तो वो ऐसे पेशेंट के साथ ज़्यादा अच्छा रवैया रखता है। मैं एक आम सी मिसाल दूँ आपको, नफ्सियाती कैफियत की आपने बहुत सी वजाहत कर दी। वो जो पेशेंट है जिसे आप पागल कमला कह रहे हैं, वो स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिज्म का शिकार है। ऐसे लोग
माशरे में ज़्यादा बोल नहीं सकते, ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते। हाँ, हम एक ख़ास तरबियत के थ्रू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके उन्हें इस काबिल बना सकते हैं कि वो अपनी सब्ज़ी ला सकें, बातचीत कर सकें, छोटी थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर सकें और अपनी खुराक खुद खा सकें या बात को समझ सकें। ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा माशरे में कारआमद और मुकम्मल तौर पे सेहतमंद नहीं हो सकते। तो वो शख्स स्पेशल ऑटिज़म का शिकार है और क्योंकि आसिम के साथ उसकी बहुत ज़्यादा लगाव था, तो हमें उसे स्पेशल पर्सन समझना चाहिए, और जबकि हम उसे पागल कह रहे हैं। मेरे नज़दीक तो वो लोग पागल हैं जो कि ऐसे लोगों को इज्जत देने के बजाय उनकी बेतौकीरी कर रहे हैं। अच्छा सर, एंड पे एक छोटा सा सवाल यह है कि क्योंकि वो अक्सर ना फैक्ट्री के बाहर जाता है, उसको इतनी तो समझ है कि वो मौलाना साहब के बेटे जो हैं यहाँ मुझे लेके आते थे, खाना खिलाते थे, ये इसकी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के बाहर खड़ा होकर कहता है जी उसको बुलाओ या मुझे अंदर जाने दो। वो भोला भाला है। इस तरह के जो सवाल हैं उसके ज़हन में, माइंड में कैसे? सर मैं एक बड़ी आम सी मिसाल दूं आपको, एक आम एक्सपीरियंस, ये सोच तो से मैं वजाहत नहीं करना चाहता, मैं कंपैरिजन नहीं करता। आप एक पिल्ला, एक कुत्ते के बच्चे को पाल लें, आप एक बिल्ली को पाल लें और आप उसे 3 दिन खुराक दे दें और उसे प्यार करें, तो वो इतनी मोहब्बत की ज़बान समझता है कि उसमें समझ नहीं है। एनिमल नहीं समझ सकता, लेकिन क्या करता है, वो आपके पीछे पीछे होता है, आपके साथ क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है और आपकी ज़बान को समझता है। देखिए वो तो इंसान था, आसिम का दोस्त एक इंसान था, वो मोहब्बत की ज़बान समझता है। पागल अपने माँ के रिश्ते को नहीं भूल सकता। क्या आसिम अपनी माँ के रिश्ते को भूल गया था? नहीं भूला। क्या वो अपने भाई को भूलता था? नहीं भूला। तो स्पेशल चिल्ड्रन भी अपने फैमिली के रिलेशन को जानते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि जो उनको रिस्पेक्ट देता है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप अमूमी तौर पे देखें कि ऐसे पागल लोग होंगे जो कि दरबारों पे रह रहे होंगे, लेकिन वो मतवल्ली के साथ बड़ी इज्जत से पेश आएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। मोहब्बत की ज़बान हर इंसान समझता है, मैं भी, आप भी और स्पेशल पर्सन भी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में समय वक्त दिया। जाज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे साजिद साहब और बहुत अच्छी इन्होंने बात की और आपको काफ़ी नॉलेज हुआ होगा। इसी के साथ अपने होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।